हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर की बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और आज हम कुछ नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, ऐसी टर्म्स जो अकाउंटिंग में बहुत बहुत जरूरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही विटल रोल जो है प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऐसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, बैड डेट्स के बारे में। तो देखिएगा, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे। सबसे पहले देखिएगा, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या करता है, क्या करना चाहता है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा बेटा, सेल करेगा। अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है ना। कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से काम करता है और जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है उसको क्या करेगा, सेल करेगा। अब सेल जो है वो क्या कर सकता है, दो तरीके से सेल कर सकता है। कितने तरीके से सेल कर सकता है, दो तरीके से सेल कर सकता है। तो सबसे पहले वो कर सकता है क्रेडिट सेल। क्या कर सकता है, क्रेडिट सेल। और दूसरे नंबर पे वो कर सकता है कैश सेल। ठीक है ना। तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैश सेल यदि हम करते हैं तो इट मीन्स क्या है कि हमारा प्रोडक्ट था 50,000 रुपीज का और 50,000 रुपीज का हमने कैश में बेच दिया, कैश अपने पास आ गया और गुड प्रोडक्ट जो है वो चला गया। क्लियर। बट यहां पे प्रॉब्लम आती है कि जो अपने पास क्रेडिट सेल होती है, अगर आपने 20,000 रुपीज की क्रेडिट सेल करी है, ठीक है ना। मान लिया वो पर्सन था कौन, जेड। ठीक है ना। एक जेड नाम का एक पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट सेल करी है, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज की। अब हुआ क्या कि जेड नाम का जो पर्सन है क्रेडिट सेल करी थी, तो उसने कहा कि मैं आपको 1 मंथ के बाद जो है वो पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 1 मंथ। कितने टाइम की पीरियड के बाद, 1 मंथ के बाद जो है वो पेमेंट करके चला जाएगा कौन, जेड। लेकिन जब 1 महीना बीत गया, तो जब आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना जब बीत गया, तो 1 महीने के बाद जब जेड ने पैसा नहीं दिया हमें, ठीक है ना, तो हमने इसको कॉल करना शुरू कर दिया। बिजनेस ने क्या किया, जेड को कॉल करना शुरू कर दिया, इसको कॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। भाई आप हमारे पैसे दे दो, देखो हमारे पास आपका सारा रिकॉर्ड है। ठीक है ना। भाई आपने 20,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, वी हैव द वाउचर्स, वी हैव द एविडेंस ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, ऑल द जर्नल एंट्रीज आर डन, लेजर अकाउंट्स आर मेड बाय अस, सो प्लीज पे आवर मनी। ठीक है ना। लेकिन जेड जो है बार बार कॉल करने के बाद भी जो है ये पैसे की पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो जब ये बार बार अगेन एंड अगेन कॉल करने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम जेड को क्या मानते हैं कि वो बिजनेस की तरफ से क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। ठीक है ना। तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसको हमने उधार माल बेचा था और बाद में वो हमारे पैसे देने से मना कर देता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट यहां से फिर अराइज होता है, वो क्या होता है दूसरे नंबर पे। पहली जो हमारी टर्म थी वो थी बैड डेट्स की, दूसरी जो टर्म है वो क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है ना। देखिएगा, जब हम जेड को बार बार कॉल कर रहे थे कि प्लीज पे आवर मनी 20,000 रुपीज, जेड को बार बार कॉल करने के बाद भी वो जो पैसे की पेमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन इसकी आत्मा जाग गई और जब इसकी आत्मा जागी तो इसने सोचा कि हमने है ना उसके बिजनेस से कोई माल खरीदा था और हमने उसका माल का यूज किया, गुड्स का यूज किया, बट हमने उसके पैसे नहीं दिए, तो मुझे उसके पैसे देने चाहिए थे। तो ये क्या हुआ कि जेड जो है वो 20,000 रुपये लेकर के वो बिजनेसमैन के पास पहुंच गया और उसको जो है 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दी और कहा कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं लालच में अंधा हो गया था, मैंने सोचा कि ये 20,000 रुपये न दे करके मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, बट मैं गलत था सर, तो आप अपने 20,000 रुपये प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बैड डेट्स जो थे पहले,
अब वो क्या हो गए, रिकवर हो गए। तो जब ये जेड जो है वो 20,000 रुपीज जो है वो देके हमें चला जाता है, एक बिजनेसमैन को देके चला जाता है, तो उसे बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूं। बैड डेट्स का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो अपना प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा। और सेल जो है वो दो तरीके से कर सकता है, क्रेडिट सेल कर सकता है और कैश सेल कर सकता है। कैश सेल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितने का आपने सामान बेचा है उतने आपके पास कैश आ जाती है। ठीक है ना। बट क्रेडिट सेल के अंदर क्या होता है कि जितने रुपए का आपने सामान बेचा, मान लिया 20,000 रुपीज का सामान आपने किसको बेचा, जेड को बेचा, और जेड ने कहा कि 1 महीने के बाद जो है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जब 1 महीना बीत गया तो उसके बाद हमने उसको जो है कॉल करना शुरू कर दिया और उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, या कॉल पे जवाब दे दिया कि मैं 20,000 रुपए आपके पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो बिजनेस को लगा भी ये पैसे हमारे नहीं आएंगे, तो इसलिए बिजनेस ने उसको क्या मान लिया, बैड डेट मान लिया, भाई ये पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति को हम उधार पे माल बेच देते हैं और जब वो पैसा बिजनेस के पास नहीं आता उधार बेचे हुए माल का, तो वो क्या बन जाता है, हमारा बैड डेट्स बन जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जेड की जो आत्मा है वो जाग जाती है, बे नहीं मैंने गलत किया, मैंने सामान खरीदा था तो मुझे उसके पैसे देने चाहिए थे, और यही ऑनेस्टी होती है, यही नियति होती है, यही ईमानदारी होती है। तो इसलिए उसने क्या किया, वो जेड जो है एक दिन बिजनेसमैन के पास गया और उसको 20,000 रुपीज देके चला आया। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उस टाइम पे जो हमारे बैड डेट्स थे जेड 20,000 रुपीज के, वो अब क्या हो गए, रिकवर हो गए। इट मींस उसे क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड बोलेंगे फिर। ठीक है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, मींस टू से बेसिक अकाउंटिंग टर्म आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, वो क्या होगी आपकी, दैट इज गिवन टू अस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट जो है ध्यान रखना है आपने, एक फाइनल अकाउंट का पार्ट होती है। क्या होती है, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और फाइनल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है, जो बैलेंस शीट होती है वो क्यों बनाई जाती है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन क्यों जानी जाती है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन क्यों जानी जाती है, ताकि एक बिजनेस के फाइनेंशियली स्ट्रांग या वीक होने का पता लगाया जा सके कि फाइनेंशियली जो है वो एक बिजनेस जो है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है। उसके बाद जो बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की एसेट्स के बारे में और बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और जो अपनी बैलेंस शीट होती है उसकी दोनों साइडें, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ध्यान रखना है, इक्वल किस कारण से होती हैं, वो होती हैं डबल एंट्री सिस्टम के कारण, डबल एंट्री सिस्टम के कारण। ध्यान रखना है, ठीक है, डी फॉर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम के कारण जो है वो यहाँ पे दोनों साइडें हमारी एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके बाद जो अपनी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपने। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो है कोई अकाउंट नहीं होती। ध्यान रखना है, नॉट एन अकाउंट, नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। ध्यान रखना है। तो क्या है ये, तो इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होती। अगर आपसे पूछे क्या बैलेंस शीट की कोई डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, तो आपका आंसर होगा नो। बट जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। अगर हम बताना चाहें डेबिट या क्रेडिट, तो ऑल एसेट्स हैव देयर डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव देयर क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट किसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा कौन सी टर्मिनोलॉजी रहेगी। देखिएगा कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म रहेगी, तो वो अपने को गिवन है बुक वैल्यू। कौन सी है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है,
बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिएगा कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है वो क्या करता है, अपनी रिकॉर्डिंग करता है। क्या करता है, अपनी रिकॉर्डिंग करता है। और रिकॉर्डिंग कहां पे करेगा, अपनी बुक्स के अंदर करेगा। कहां पे करेगा, बुक्स के अंदर करेगा, ठीक है ना। और बुक्स के अंदर क्या शो करेगा, बहुत सारी शो करेगा, बहुत सारी एसेट्स शो करेगा, बहुत सारी लायबिलिटी शो करेगा, ठीक है ना। आई समझ में। तो जितनी भी अपनी एसेट्स होंगी, जितनी भी अपनी एसेट्स होंगी वो बुक्स के अंदर शो होंगी, वो बुक्स के अंदर क्या होंगी, शो होंगी। और बुक्स का मतलब होता है चाहे वो अपनी जर्नल बुक है, लेजर बुक है, या फिर अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से, और जैसे मान लिया एक प्रकार से अपने पास मशीन है, ठीक है ना। तो मशीन जो है बुक वैल्यू के अंदर, मशीन की जो मशीन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक वैल्यू के ऊपर शो होगी। किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर शो होगी, ध्यान रखना है। और बुक वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, एक प्रकार से वो एक मशीन की जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी, एक मशीन की जो है जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी उसमें से आपने किसको माइनस कर देना है, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में से यदि आप डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे तो उस वैल्यू के ऊपर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू शो की जाएगी किसी भी एसेट की। तो जो वो वैल्यू शो की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो क्या होती है, अपनी बुक वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात है कि बुक्स के अंदर जो वैल्यू शो की गई है किसी भी एसेट की, उसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोला जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। इसी के अंदर हमारा एक पॉइंट आया था बुक वैल्यू के बाद, वो था हमारा किससे रिलेटेड, डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। तो ध्यान से देखिएगा डेप्रीशिएशन क्या है। देखो कोई भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है, तो उस बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए, ठीक है ना, उस बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई ना कोई क्या बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। और प्रोडक्ट किसकी सहायता से बनाया जाएगा, जो हमारी बिजनेस के अंदर मशीन्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। हमारे बिजनेस के अंदर जो मशीन्स अवेलेबल होती हैं उन मशीन्स के द्वारा जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब मशीन से प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस है मशीन का क्या होगा, बिजनेस के अंदर यूज किया जाएगा। और मशीन, या फिर मशीन क्या है, अपनी एक एसेट है, ठीक है ना। तो इस एसेट का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो इस यूज करने के कारण, इस यूज होने के कारण, एसेट को यूज करने के कारण उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। तो जितनी वैल्यू वो कम होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन बोला जाता है। और ध्यान रखना है कि डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएशन जो है वो एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है। डेप्रीशिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, कौन सा एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस होता है नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हो या फिर किसी एसेट को बिजनेस के अंदर यूज करते हो तो वैल्यू कम हो जाती है, तो यहां से अपना पैसा कहीं बाहर नहीं जाता बिजनेस के अंदर, तो इसलिए न ही हम कोई पेमेंट करते हैं। तो इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोला जाता है। और इसको हम कहां लिखते हैं, जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट में उसको शो किया जाता है, डेप्रीशिएशन को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने। और डेप्रीशिएशन से जो एसेट की वैल्यू है, डेप्रीशिएशन से जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेप्रीशिएशन से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखना है। तो ये था ऑल अबाउट डेप्रीशिएशन। अब देखिएगा जो डेप्रीशिएशन होता है, एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसके अंदर मशीनों के द्वारा जो है प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। मशीन क्या होती है, कोई एसेट होती है, और एसेट को बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, और यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है। उस कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और डेप्रीशिएशन जो है वो हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन सा होता है, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट में शो किया जाता है। नॉन कैश एक्सपेंस इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन से हम किसी भी व्यक्ति को बाहर या आउटसाइड कोई पेमेंट नहीं करते, और डेप्रीशिएशन से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहां पे एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि जो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन को लगाने के कई मेथड होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम +1 लेवल पे यदि हम डिस्कस करें तो 2 मेथड आपके यहां पे रहेंगे। एक तो रहेगा अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड,
स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं SLM, ठीक है ना, SLM मेथड। और दूसरा होता है WDV। कौन सा होता है? WDV, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? जो अपना स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर जो डेप्रीशिएशन है ना, वो डेप्रीशिएशन जो है वो हर साल एवरी ईयर वो क्या रहता है? सेम रहता है। ध्यान रखना है, एवरी ईयर जो है वो सेम रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक साल की एसेट जो है एक साल में मान लेते हैं कोई एसेट परचेज करी, ठीक है ना, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर चल रहा है अपना, ठीक है, 1 लाख रुपए की एसेट परचेज करी। जब 1 साल हो गया तो फर्स्ट ईयर हमने उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया, मान लेते हैं 10,000 डेप्रीशिएशन लगाया। अगले साल एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000 रहेगी भाई। उसके बाद फिर दूसरे साल जो अपन डेप्रीशिएशन लगाएंगे, जो डेप्रीशिएशन लगाएंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन है 10,000, तो अगले साल जो डेप्रीशिएशन लगेगा सेम लगेगा 10,000 रुपीज। फिर तीसरे साल जो एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 80,000 रुपीज रह जाएगी। फिर जो अपन डेप्रीशिएशन लगाएंगे थर्ड ईयर जो डेप्रीशिएशन लगाएंगे, ठीक है ना, वो भी आपका कितना रहेगा? 10,000 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर साल जो डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा वो बिल्कुल सेम लगाया जाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है अपना कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम दूसरी तरफ बात करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लिया एसेट को परचेज किया गया है, एसेट को परचेज किया गया कितने रुपए का? रुपीज 1 लाख रुपए में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन है, फर्स्ट ईयर जो डेप्रीशिएशन है, मान लेते हैं वो 10% लगा रहे हैं पर एनम के हिसाब से। तो पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा? अपने पास 1 लाख रुपीज की एसेट गिवन है, तो उसका 10% आप फाइंड आउट करोगे, तो 10% फाइंड आउट करके कितना आ जाएगा अपने पास? 10,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10,000 रुपीज यहाँ पे डेप्रीशिएशन लग गया, एसेट की वैल्यू कितनी बची? 90,000 रुपीज। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो डेप्रीशिएशन लगाएंगे ना, यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे वो आपने 90,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है, पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था, जो डेप्रीशिएशन था 10%, वो आपका सेम इसी वैल्यू के ऊपर हर साल आपका जो है कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे जो वैल्यू बचेगी ना, जो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस वैल्यू के ऊपर आपने क्या करना है? डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना है। तो 10% से जब आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो डेप्रीशिएशन अब आपका कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। तो देखो पहले डेप्रीशिएशन 10,000 था, अब डेप्रीशिएशन कितना रहेगा दूसरे साल में? 9,000 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू चेंज होती चली जाएगी हर साल। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 81,000 रुपीज आ गई। अब आप जो तीसरे साल डेप्रीशिएशन लगाओगे ना, थर्ड ईयर जो आप डेप्रीशिएशन लगाओगे वो किसके ऊपर लगेगा? 81,000 का कितना लगाएंगे? फिर 10% लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर अपना जो डेप्रीशिएशन है वो 8,100 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो मेथड अपने पास होते हैं डेप्रीशिएशन लगाने के, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म आती है वो कौन सी आती है? दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं कि जहां पे देखो कोई भी बिजनेस होता है, उसके अंदर क्या होती है बेटा? उसके अंदर होती है ट्रांजैक्शन। क्या होती है? उसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना। और उन ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो उनको क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। और सबसे पहले हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, ठीक है ना, ओरिजिनल एंट्री, या फिर बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी इसको बोला जाता है। तो यहां पे जो रिकॉर्डिंग हुई है हमारी, उसके बाद जर्नल के बाद हम क्या करते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं ना, जर्नल, लेजर, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, इनको क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये सारी बुक्स हैं, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स हैं, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं,
ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास एक वर्ड अपने पास होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, एक होता है अपने पास डेबिट और दूसरा क्या होता है क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिएगा दोनों वर्ड जो हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, देखो जैसे मान लिया हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट में दो साइडें होती हैं, एक अपनी डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। और जो अपना अकाउंट होता है वो टी शेप का होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अकाउंट की जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, डेबिट साइड। ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आपने डेबिट और क्रेडिट के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी अकाउंट की नेचर के अकॉर्डिंग जो है अकाउंट्स को जो है डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट जो है आपका क्रेडिट होगा, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंट्री। क्या आता है, एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, एंट्री का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना, तो उस ट्रांजैक्शन को जो है क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको कहां पे रिकॉर्ड होती है, जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। और जर्नल के अंदर हम जिस भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किस रूप में करते हैं, हम जर्नल एंट्री के तौर पे, किसके तौर पे, जर्नल एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। जैसे मान लिया मैं लिखता हूं परचेज मशीन ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, एक एंट्री होगी, ठीक है ना। 10,000 रुपीज यहां पे डेबिट में लिख देंगे, 10,000 रुपीज आप यहां पे क्रेडिट में लिख देंगे। ये जर्नल में एंट्री होती है हमारी। जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर ही जर्नल एंट्री करी जाती है। और जर्नल एंट्री के अंदर यहां पे नीचे जो है क्या लिखी जाती है, नरेशन लिखी जाती है। और नरेशन हमें ये बताती है कि ये जो एंट्री है ना वो क्यों की गई है, वाई, किस लिए करी गई है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो एंट्री करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो ये एंट्री जो है आपकी यही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, ध्यान रखना कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है ना। और वो एंटरप्रेन्योर ही क्या होता है, एक प्रकार से प्रोप्राइटर होता है, मालिक होता है बिजनेस का, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना आपने। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, जो एक बिजनेस को चलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो ये भी हमारी जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर आती है। कौन सी, फाइनल अकाउंट्स। तो ध्यान रखना है फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, कि फाइनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इनको बोला जाता है। ध्यान रखना आपने, क्या बोलते हैं इनको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और इनको एक तीसरे नाम से और जाना जाता है जिसको बोला जाता है एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी इनको बोला जाता है, ध्यान रखना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंदर हमारे पास 3 मेन अकाउंट यहां पे निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज हमारे पास कौन सा आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। उसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। और उसके बाद जो है अपनी क्या आएगी, बैलेंस शीट आएगी, ठीक है ना। तो ये 3 अकाउंट जो है बेसिकली अपने फाइनल अकाउंट के अंदर आते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ग्रोस प्रॉफिट के बारे में या फिर ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
या फिर जो है वो नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बैलेंस शीट जो है उसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। और यदि हम डिस्कस करना चाहें, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो अपना नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं होती, नॉट एन अकाउंट, ठीक है ना, नॉट एन अकाउंट। ये क्या होती है? फिर एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? ये अपनी एक स्टेटमेंट होती है। और स्टेटमेंट किस चीज की होती है? वो स्टेटमेंट होती है अपनी एसेट्स की होती है, और दूसरी किसकी होती है? लायबिलिटीज की होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, एसेट और लायबिलिटीज की एक स्टेटमेंट होती है। और जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो बिजनेस की रनिंग से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? बिजनेस की रनिंग से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस को रन करने से रिलेटेड होते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा हमारे पास हो जाएगा। और इसका बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन सा होता है? पोजीशन स्टेटमेंट इसका दूसरा नाम होता है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है वो भी यहां पे कवर हो जाता है, जो हमारी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट के बाद जो है अपने पास आता है कौन सा नया टॉपिक? डिस्काउंट। कौन सा आता है जी? डिस्काउंट, ठीक है। बड़ा आसान सा टॉपिक है। डिस्काउंट क्या होता है? देखिएगा, डिस्काउंट का मतलब होता है एक प्रकार से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं आप इसको, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं या फिर गुड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट या फिर गुड्स, जो भी आप गुड्स खरीदते हो तो कई बार जो शॉपकीपर है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हो तो एक प्रॉपर आपको डिस्काउंट दे देता है, 5%, 10%, 2% जितना भी है, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से डिस्काउंट होता है। दूसरा कई बार ये होता है कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है उधार पे माल परचेज कर रहा होता है, लेकिन जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो क्या करता है? उसको कैश डिस्काउंट दे देता है ताकि वो जल्दी पैसा जो है वो दे, ठीक है ना। तो उसे क्या, उसको भी क्या बोलेंगे अपन? डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो दो तरह का अपना डिस्काउंट हो सकता है, वैसे तो तीन तरह का होता है। बेसिकली हम तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट लगभग आपको सभी को पता होगा कि जब कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी शॉपकीपर या कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, बहुत ज्यादा सेल करना चाहता है, या फिर किसी व्यक्ति से जल्दी पैसा निकलवाना चाहता है, तो उसको कैश में थोड़ी बहुत छूट देता है, या फिर जब आप एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हो तो उस समय आपको कुछ ना कुछ छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। तो वो एक प्रकार से क्या होता है? आपके जो प्राइस है ना उसको कम कर देता है। तो वो जो प्राइस कम करता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट जो है वो आपका एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है कैश डिस्काउंट, क्या होता है? कैश डिस्काउंट। और तीसरे नंबर पे अपने पास आती है रिबेट। ध्यान रखना है, कौन सी आती है? रिबेट, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट को समझना जरूरी है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जब आप किसी भी बिजनेसमैन से, ठीक है ना, मान लिया कोई सेलर है, ठीक है, और एक है यहां पे परचेजर, ठीक है, क्या है? परचेजर, ठीक है। तो परचेजर क्या करेगा? माल परचेज करेगा इससे, ठीक है ना। इन्होंने क्या की? परचेज किया गुड्स, और गुड्स परचेज किया जो है बहुत ज्यादा मोर क्वांटिटी में जो है वो गुड्स परचेज किया। तो सेलर ने क्या किया? उसको थोड़ा बहुत 5% मान लिया, क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। भाई प्राइस में 5% डिस्काउंट दे दिया क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में माल परचेज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये जो 5% डिस्काउंट है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ जो है ना, जो माल की वैल्यू है उसमें से कम किया जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपने 10,000 रुपए का माल जो है वो परचेज किया है, ठीक है ना, ठीक है, अगर डिस्काउंट मिला
कितना डिस्काउंट मिला, मान लिया 2000 रुपए, ठीक है ना, तो कितना हो गया 8000 रुपए में पड़ गया आपको, कितने में पड़ गया 8000 रुपए में, डिस्काउंट 2000 रुपए दे दिया इसने, सेलर ने 2000 रुपए डिस्काउंट दे दिया और परचेजर को पड़ गया वो 8000 रुपए में, ठीक है ना। तो वो जो 2000 रुपए हैं इसको आपने रिकॉर्ड कहीं नहीं करना, रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया जाएगा, इसको नॉट रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपका अमाउंट कम हो जाएगा, जो आपकी एंट्री होगी वो किसके ऊपर होगी, 8000 से एंट्री होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में जब आप किसी व्यक्ति को माल बेच रहे होते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है ना, तो उससे जल्दी कैश निकलवाने के लिए क्या, प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए, ठीक है ना, उसका जो प्राइस लेस करते हैं, उसका जो प्राइस जो है वो क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, एक प्रकार से कैश डिस्काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। और हाँ, कैश डिस्काउंट को है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। यदि कैश डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, तो कैश डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें कोई कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो एंट्री के अंदर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था अपने पास ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, कैश डिस्काउंट के बारे में। हाँ, एक रिबेट क्या होती है, रिबेट भी एक प्रकार से डिस्काउंट होता है, ध्यान रखना है। बट ये डिस्काउंट कौन सी गुड्स पे दिया जाता है, जो हमारी घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, जिनको आप इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स बोलते हैं, इंफीरियर क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं, घटिया क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं, ठीक है ना, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट जो होते हैं, तो उनको सेल करने के लिए जब सेलर जो है कोई डिस्काउंट देता है, ठीक है ना, प्राइस को कम करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रिबेट बोला जाता है। तो ये तीनों टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये था हमारा डिस्काउंट का टॉपिक। नेक्स्ट जो है अपने पास क्या आता है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ध्यान रखना है, एक अपने पास आता है ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरा आता है ट्रेड पेएबल, ठीक है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है ना, ध्यान रखना, ये क्या होती है, एसेट्स होती है, ये क्या होती है, एसेट, ठीक है। और ये क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, ये क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है। अब यहां पे ट्रेड रिसीवेबल में हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं। कितनी चीजों को इंक्लूड करते हैं, दो चीजों को ट्रेड रिसीवेबल में। एक तो आता है अपने पास डेटर्स, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है क्या, बिल्स रिसीवेबल्स। क्या आते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो अपना ट्रेड पेबल है, इसके अंदर भी दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। एक आते हैं डेटर का उल्टा होता है क्या, क्रेडिटर, और दूसरे नंबर पे बिल्स रिसीवेबल का रिवर्स होता है कौन सा, बिल्स पेबल। कौन सा होता है, बिल्स पेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल जो है अपनी एसेट होती है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल ये अपनी लायबिलिटी होती है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब पॉइंट क्या है कि डेटर के बारे में और क्रेडिटर के बारे में तो हम जानते हैं कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। भाई जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है तो उनसे हमने पैसा लेना है, तो वो हमारे डेटर हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों से बिजनेस ने माल क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है उधार पे, तो हमने उनको पैसा देना है, तो वो हमारे क्या हुए, क्रेडिटर हुए। ध्यान रखना है। तो ये डेटर और क्रेडिटर का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं और बिल्स पेबल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, एक अपने पास होता है बिल्स रिसीवेबल और दूसरे नंबर पे होता है बिल्स पेबल, ऐसे बिल जो आपने क्या करने हैं, पे करने हैं, लायबिलिटी अपनी। ऐसे बिल जो हमें रिसीव होने हैं, पैसा आना है, अपनी क्या है, एसेट है। ध्यान रखना है। तो इसका एग्जांपल के तौर पे समझते हैं
कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो अपने किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। किससे रिलेटेड है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किससे रिलेटेड है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले +1 के अंदर ये वाला चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो डिडक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इससे रिलेटेड टॉपिक है। मान लेते हैं कि x नाम का कोई पर्सन है और ये y नाम का कोई पर्सन है, तो x ने जो है y नाम के पर्सन को क्या कर दिया? गुड्स सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? गुड्स सोल्ड कर दिया, और सोल्ड किया है वो भी क्रेडिट पे। किस पे? क्रेडिट पे। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का, ठीक है ना। अब क्या है कि इसने वाई ने कहा कि मैं आपकी जो पेमेंट है वो 3 महीने के बाद करूंगा। कितने महीने के बाद? 3 मंथ्स के बाद करूंगा, ठीक है ना। तो कहता है भाई, एक्स कहता है भी नहीं, मेरे ऊपर मतलब विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है, 3 महीने बाद क्या पता पैसा आए या ना आए। तो एक्स जो है अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेता है, और डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देता है भी हाँ, मैंने वाई को इस डेट को इतने इतने रुपए का माल जो है वो सेल कर दिया है, इतनी क्वांटिटी है, और वाई जो है इस डेट को मेरे को पैसे की पेमेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो इस डॉक्यूमेंट की अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट तैयार होके वाई के पास पहुंच जाएगा, वाई जो है उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सारा अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, ठीक है ना, और उसके ऊपर अपने साइन कर देगा, और साइन करने के बाद जो है ये डॉक्यूमेंट वापस जो है एक्स के पास भेज देगा, ठीक है ना। तो जब ये वाई ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन कर दिए, तो साइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और जब ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जब एक्स के पास पहुंचता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, वैसे बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्स के लिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या माना जाएगा? बिल्स रिसीवेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और वाई के लिए वो क्या माना जाएगा? बिल्स पेएबल माना जाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि एक्स को जो है वो 50,000 रुपीज की अभी जरूरत है। कितने रुपीज की? 50,000 रुपीज की अभी जरूरत है। तो ध्यान रखना है, एक्स का अपना एक बैंक होता है जिसके अंदर वो अपनी क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है। एक्स का अपना क्या है? एक बैंक है जिसके अंदर वो ट्रांजैक्शन करता है। तो ये जो एक्स है अपने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जो कि 50,000 रुपीज का है, वो बैंक के पास ले जाता है, ठीक है ना। और बैंक से उसको क्या कर लेता है? डिस्काउंट करवा लेता है। बैंक से उसको क्या करवा लेता है? डिस्काउंट करवा लेता है। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बैंक अपने पास रख लेता है, ये 50,000 रुपीज का है ना, और उसमें से कुछ अपना चार्ज कट करके, मान लिया 1,000 रुपीज का बैंक ने क्या कर लिया? चार्ज कट कर लिया, और बाकी जो बच गए 49,000 रुपीज वो क्या कर लेता है? एक्स को पेमेंट कर देता है, ठीक है ना। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो डेट लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा है कि वाई जो है वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो कर देगा इस डेट को, तो बैंक जो है उस चीज से क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वाई जो है टाइम टू टाइम इसको पेमेंट कर देता है। और इस प्रोसेस को के एक्स जो है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है और 49,000 ले लेता है, बैंक को अपना प्रॉफिट मिल जाता है 1,000 रुपीज का। तो इसे को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या बोला जाता है इसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपने क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। तो ये था ऑल अबाउट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होता है? एक तो होते हैं अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं अपने पास कौन से? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से होते हैं? एक होते हैं अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो देखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार करे जाते हैं, बट उनका बेनिफिट जो है वो कई सालों तक बिजनेस को मिलता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन मतलब क्या होता है कि अगर हम बिजनेस के अंदर कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं। मान लेते हैं वो 5 लाख रुपीज की परचेज कर रहे हैं, तो ये जो 5 लाख रुपीज है ये अपना क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। और एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं।
ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है इसको, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज डन वन टाइम, द बेनिफिट वी कैन गेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मींस टू से फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ₹5 लाख एंड दीज फिक्स्ड एसेट्स is used by the business organization, okay, for a long time, and this fixed asset will give the benefit to the business organization for 5 years, 6 years, 10 years, etc. जब तक वो चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। दूसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें विद इन ए ईयर मिल जाता है, एक साल के अंदर अंदर जिनका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लिया अपन ने सैलरी पे करी तो उसका बेनिफिट तो मिल जाएगा एक साल के अंदर अंदर। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, किसको जनरेट करने के लिए? रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, वो होते हैं अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से वैसे नॉर्मली रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना, उसको सेल करके अपने पास जितना पैसा आता है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है? रिवेन्यू। और अगर आप रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो अपने पास क्या बच जाती है? इनकम बच जाती है। तो ध्यान रखना है, क्या बच जाती है? अपने पास इनकम बच जाती है। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। रिवेन्यू एक्सपेंसेस या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। जैसे आपने कोई सैलरी पे करी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करवाया, ठीक है ना, वैसे एडवर्टाइजमेंट का एक साल का है बस, तो ही आएगा अपना इसमें। अदरवाइज तो अपन उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना आपने, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारी और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रहती हैं, ठीक है ना। तो थर्ड लेक्चर में, थर्ड वीडियो के अंदर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन write in the comment box. So thank you very much.